आपकी बुक का पेज नंबर 12.6 में लेके चल रहा हूँ। मैंने कोशिश करी कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बेसिक वाले होते हैं उनको आप हैंडल कर पाएं, और देर आर सर्टेन क्वेश्चन जो कि आईजीएसटी वाले होते हैं, उनको भी आप अभी थोड़ी देर में मैं लेके चलूंगा। आईजीएसटी वाले क्वेश्चन उन्हें आप हैंडल कर पाएंगे। यहाँ क्वेश्चन फर्दर इट सेज, देखिए पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जीएसटी ने बोला उसको लेके चल रहे हैं। मैंने बताया था आपको, देखिए एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट अगर हम लेके चलें तो जीएसटी से पहले हमारे देश में एक सिस्टम होता था, उसे कहते थे सेल्स टैक्स। जो सामान बिकेगा उस पर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैन्युफैक्चरर एम है, उसने एक सामान बनाया 10,000 रुपए का, और उसने जब सामान बेचा तो उस पर 10% टैक्स लगाया, तो कितना हो गया? 11 कितना हो, 1,000 रुपए का। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 11,000। ये सामान किसके पास पहुंच गया? रिटेलर के, होलसेलर के पास पहुंच गया। होलसेलर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कितने में खरीदा? 11,000 में खरीदा। उसने फिर से 10% लगाया, तो कितना? 1,100 रुपया। कितना बन गया वैल्यू? 12,100। ठीक है जी। ये सामान उससे किसने खरीदा? रिटेलर ने खरीदा। रिटेलर ने फिर 10% लगाया, कितना हो गया? 1,210 रुपया। 0,0,3,1,3,3,0। ये सामान किसको पहुंचा? कंज्यूमर को पहुंचा। आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर पहुंचते पहुंचते 3 बार उस पर टैक्स लगा, उस पर प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा, और जो सामान होता है किस पर पहुंचा? वो कंज्यूमर को जो पहुंचा अल्टीमेटली हाई प्राइस पे पहुंचा। ठीक है, इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स ही तो हो रहा है। एक्चुअली लगना क्या चाहिए था? 10,000 रुपये टैक्स लगना चाहिए था, फिर चीजें प्रॉफिट मार्जिन के साथ आगे बढ़नी चाहिए थी। तो उस सिस्टम को क्या किया सरकार ने? अच्छा देखिए, उससे पहले उससे पहले ये सेल टैक्स से पहले एक सिस्टम होता था देश के अंदर, जिसे कहते थे चुंगी सिस्टम। चुंगी, है ना? नहीं पता? नहीं पता। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे हमारे देश में सामान को एक जगह से दूसरे जगह जब आप ले जाते थे तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता था। सेल टैक्स जैसी कोई चीज नहीं होती थी, चुंगी टैक्स बोलते थे उसको। ठीक है, और जगह जगह पे बैरियर लगते थे, वहां पर चुंगी नाका बनता था। और ये सेल टैक्स ये लेट 70s तक चलता था। ये बैरियर होते थे, उसको वहां अपना टैक्स भरिए और चल। वो और ज्यादा खतरनाक था। रास्ते में 15 बैरियर पड़े तो 15 बार टैक्स देना पड़ेगा। और सुनो, इतना होने के बाद सरकार के पास टैक्स आता नहीं था। कारण, चुंगी पे जाइए, जेब गर्म करिए, बिना टैक्स दिए निकल जाइए। तो अमीर कौन होते थे? चुंगी नाके पे बैठने वाले ऑफिसर अमीर होते थे। सरकार तो अमीर होती नहीं थी। उस सिस्टम को स्क्रैप किया गया, सेल्स टैक्स सिस्टम आया। सेल्स सिस्टम टैक्स में देखा आपने, कैस्केडिंग इफेक्ट जा रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, हटाया इसे। फिर सिस्टम आया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। उसमें क्या होता था कि अगर सामान आपने ओरिजिनल उठाया और उसको बेच दिया तो टैक्स नहीं है, एक बार टैक्स लगा। लेकिन अगर उस सामान को उठाया आपने, जैसे मान लिया मैंने मैन्युफैक्चरर से सामान उठाया और सीधा होलसेलर को बेच दिया, नो, देयर इज नो टैक्स इन बिटवीन। अगर होलसेलर ने उसके अंदर कुछ और चीज ऐड कर दी, उसको एक नया प्रोडक्ट बना दिया, फिर बेचा, फिर टैक्स लगेगा। तो जितनी बार मैं उस प्रोडक्ट को रिन्यू करूंगा उतनी बार क्या हो जाएगा? उस पर टैक्स लगेगा। उसे कहते थे वैल्यू एडिड टैक्स। अगर आपने ओरिजिनल शेप में बनाकर बेचा तो नो टैक्स, मतलब एक बार टैक्स लग गया। और आपने एज इट इज बेच दिया, नो टैक्सेशन। लेकिन अगर आपने उसमें कुछ और फीचर्स जोड़ दिए, कुछ और कर दिया, तो क्या बन जाएगा वो? वैल्यू ऐड कर दिया आपने, उस पर टैक्स लगेगा। नहीं, वो भी स्क्रैप हो गया। बोलना है कुछ? जैसे मैं बताता हूँ, आपने साबुन बनाने के लिए केमिकल खरीदा केमिकल कंपनी से, एक बार टैक्स लग गया। वो केमिकल एज इट इज बेच दिया, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने उसका साबुन बनाया और बेच दिया तो टैक्स लगेगा फिर। तो जैसे ही आपने वैल्यू ऐड करी प्रोडक्ट में, इट विल इनवाइट टैक्स। उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते थे, वैट बोलते थे। अब उसमें भी क्या होता था, मैन्युफैक्चरर ने, होलसेलर ने लिया, होलसेलर ने कुछ उसके अंदर क्वालिटी जोड़ी, फिर टैक्स देना पड़ा। फिर अगले वाले रिटेलर ने कुछ और डायमेंशन जोड़े, फिर टैक्स देना पड़ गया। तो फिर वही सब चक्कर था। अब क्या किया सरकार ने? एक बहुत ही प्रैग्मेटिक, मतलब बिल्कुल शानदार टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश की। अच्छा, टैक्स सिस्टम बड़ा शानदार है, लेकिन पता गड़बड़ क्या हुई? सरकार ने इसे जल्दी जल्दी में इम्प्लीमेंट कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना था, चीजें बहुत अच्छे से नहीं बन पाई थी, जल्दी जल्दी में इन्वेस्ट करा, उसमें से थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो गई। थोड़ा टाइम लेके करते तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलती और कलेक्शन अच्छी खासी होती है।
जैसे हर महीने में, जैसे पिछले महीने का कलेक्शन था 1,92,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट को अलग से मिलता है पैसा। एक महीने में 1,92,000 करोड़ रुपए की कलेक्शन है, सिर्फ जीएसटी की। बाकी इनकम टैक्स वगैरह की कलेक्शन अलग से होती है। तो 1,92,000 काफी अच्छा अमाउंट है। ठीक है, मान लो मैं अगर मैं बोलूँ 1 लाख करोड़ ही बोलूँ तो 12 लाख करोड़ रुपया, डबल कर दूं तो 24 लाख करोड़ रुपया, वो सिर्फ जीएसटी से मिल रहा है। बाकी इनकम टैक्स हो गया और बहुत सारे टैक्स होते हैं हमारे देश में। छोटा मोटा कुल मिलाकर हम कम से कम 36 टाइप्स के टैक्स भरते हैं। हिंदुस्तान में टैक्स बहुत भरता है आदमी। ठीक, चलिए। एंड देयर आर टैक्स हेवन, तो वहाँ टैक्स, अब उस पर बात नहीं करेंगे, आगे आ जाते हैं। तो जो जीएसटी सिस्टम आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मान लो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, सामान आपको बेचा, तो आउटपुट लगाया, हमने खरीदा, इनपुट है। आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट क्या हो जाता था, एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये एम है, इसने 10,000 का सामान बेचा, ठीक है। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, मान लो 9%, 900 तो वैल्यू कितनी हो गई, 11,800 हो गई, है ना। अब इससे सामान किसने खरीद लिया, होलसेलर ने खरीद लिया। होलसेलर ने जब खरीदा तो क्या हुआ उसके पास, होलसेलर ने सामान खरीदा, उससे टैक्स के साथ सामान खरीदा। उसके बाद उसने इनपुट इनपुट पे करा उस पे, तो मान लिया जाए फॉर एग्जांपल में से 12,000 मानता हूं, मान लिया इसने क्या करा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये, और मान लिया इसका मैं कैलकुलेशन, थोड़ी आसान कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। या मान लो मैंने बोला ये 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का हुआ तो कितना हो गया ये, 12,000 रुपए का हो गया, ठीक है। इस पर भी मैं बोल लूँ, मान लो फ्लैट रेट, वैसे 10% रेट नहीं, पर मैंने मान लिया 10% रेट डाल दिया, मान लो सब, 10% इज नो रेट इन जीएसटी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। ये कितना भरेगा, 1,200 और 1,200। अब देखिए आउटपुट कितना था सेलर के लिए, ये इसने इसने जो टैक्स कलेक्ट किया, 1,000 का टैक्स कलेक्ट किया, इसने भी सामान किसी से खरीदा होगा तो इनपुट आया होगा। नहीं, हम इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये रिटेलर आ गया, इसने जब रिटेलर को सामान बेचा, तो देखिए 12 था, और मैं कितना मिला दूं इसमें, 2,400 मिला दूं तो कितना होगा, 14,400 हो गया। अब इसने इनपुट रखा तो इसने आउटपुट बोला, यहाँ पर आउटपुट बेचेगा तो आउटपुट, और आउटपुट बोलेगा बेचेगा तो कितना, इस पर 10% बोलूं तो 1,440, 1,440। अब जरा देखिए, इसने टैक्स पे किया 1,200, इसने टैक्स कलेक्ट कितना किया, 1,440, 1,440 ना। तो ये सरकार को कितना टैक्स भरेगा, 1,440 भरेगा, नहीं भरेगा। ये लिखेगा 1,440, ये इसने कलेक्ट किया, इसने कितना पे किया था, 1,200, डिफरेंस कितने का आया, 240 का। ये सरकार को 240 का टैक्स भरेगा, समझिए। इसने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा, और इनपुट इनपुट कितना पे करा होगा उसको, 1,200 रुपए का। इसने सामान बेचा, इसने सामान किसे बेचा, रिटेलर को बेचा। उससे टैक्स कितना कलेक्ट किया, आउटपुट का मतलब होता है आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, कितना, 1,440, 1,440। हाँ, होलसेलर ने कलेक्ट किया ना, सामान बेचोगे तो आउटपुट होगा ना। तो अब आप देखिए 1,440 इसने कलेक्ट किया, और इसने खुद पे कितना कर रखा है, 1,200। तो ये टैक्स, ये इनपुट क्रेडिट लेगा, ये सरकार को बोलेगा लुक गवर्नमेंट, मैंने टैक्स कलेक्ट किया 1,440, मैंने टैक्स कितना पे किया था इन पे, 1,200। तो सरकार को कितना देगा अब ये, कितना देगा, 1,440 में से 1,200 घटाएंगे तो कितना बचता है, 240 रुपया। तो 240 टैक्स देगा, टैक्स का बर्डन कम हुआ ना। लेकिन पहले क्या होता था, ये भी भरते थे, ये भी भरते थे, हर बंदा टैक्स ही भरे जा रहा था। ठीक है। अब ये आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट करना नहीं है सिलेबस में आपके, लेकिन मैं बाद में क्वेश्चन कराऊंगा, अभी नहीं, लेकिन बहुत बाद में। ठीक है, आपके स्कूल में कराया कि एडजस्ट करना, नहीं है सिलेबस में वो। ठीक है, तो नहीं कराऊंगा, लेकिन फॉर योर नॉलेज आई विल टेक वन क्वेश्चन, बहुत बाद में, अभी नहीं करवाया। एडजस्ट करना, इसे सेट ऑफ करना कहते हैं, आउटपुट के अगेंस्ट इनपुट को सेट ऑफ करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसकी कहानी क्या होती है, ये बंदे ने क्या किया, आउटपुट बिट 240, नहीं बेटा समझ, होलसेलर ने इनपुट कितना था, 1,200 होलसेलर ने कलेक्ट कितना किया, 1,440, करेक्ट कर दिया। इसने टैक्स भरा था, इसने टैक्स कलेक्ट किया, सामने वाले से कलेक्ट किया टैक्स। अब ये गवर्नमेंट को कितना भरेगा, होलसेलर गवर्नमेंट को कितना भरेगा,
₹240 भरेगा गवर्नमेंट को, 240 CGST का, 240 SGST का, काम खत्म इसका। इसके बाद इसकी कहानी बनती है, रिटेलर के लिए तो ये इनपुट है ना। रिटेलर जब कस्टमर को सामान बेचेगा तो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो रिटेलर ने कितना पे किया, 1440, और कस्टमर से कितना रिकवर करा, थोड़ा ज्यादा रिकवर करा होगा, उसका डिफरेंस ये भरेगा। तो अल्टीमेटली टैक्स को भरना पड़ रहा है फाइनल डेस्टिनेशन वाले को, हमें कंज्यूमर को। इसीलिए कहते हैं ये टैक्स कौन सा बेस है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दिस टैक्स इज व्हाट, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरर को छोड़ दीजिए, होलसेलर ने पे किया 1200 रुपया, 1200 रुपीज, होलसेलर ने रिटेलर से कलेक्ट किया 1450। जब होलसेलर अपनी टैक्स लायबिलिटी भरेगा तो 240 भरेगा। अब जरा देखिए, अब ये रिटेलर जो है, रिटेलर रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए अगर आउटपुट था तो रिटेलर के लिए क्या था, ये इनपुट था। रिटेलर का इनपुट CGST 1440 है, और इनपुट SGST कितना है, 1440 है। सामान की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 14400 थी। अब जरा सामान की वैल्यू बताइए कितनी हो गई, कितनी हो गई। सामान की वैल्यू तो इतनी बनी ना, सामान इतने का पड़ा। अब ये कस्टमर को बिक रहा है, कस्टमर को बिक रहा है। अब कस्टमर को बिक रहा है तो रिटेलर क्या करेगा, आउटपुट CGST रखेगा और आउटपुट SGST रखेगा। कितना, 1728, 1728। अब जरा देखिए, इसने पे किया 1440, इसने कलेक्ट किया 1728, ये गवर्नमेंट को कितना देगा, ये गवर्नमेंट को कितना देगा, 1728 में से 40 माइनस कर दें, ये गवर्नमेंट को उतना देगा। और कस्टमर बेचारा क्या करेगा। अब जरा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कस्टमर के लिए इनपुट CGST, इनपुट SGST हो गया, ठीक है। कस्टमर किससे रिकवर करे, किसी से नहीं, ये तो कस्टमर को बियर करना पड़ेगा। इट इज द पार्ट ऑफ हिज कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स भरा, इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट किया, होलसेलर ने इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट किया, रिटेलर ने भी इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट किया। देखो उनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, कितना कम है उनकी टैक्स लायबिलिटी। अल्टीमेटली टैक्स किसको भरना पड़ा, कस्टमर को भरना पड़ा। तो जो डबल टैक्सेशन होता था, ट्रिपल टैक्सेशन होता था, उससे बच गए। लेकिन कस्टमर को कोई रिलीफ नहीं है, परेशानी आप ही की है आखिर में। वो जो टैक्स का बर्डन है वो किसके पास जा रहा है। तो आप जानते हैं ये जो घोटाले होते हैं कैसे होते हैं, समझिएगा जरा। स्कैम्स होते हैं, आप देखते हैं ना अखबारों में, नोएडा में वो इनपुट का टैक्स का मतलब GST काउंसिल क्या करती है, अलग अलग स्टैम्प पकड़ती है। कैसे पकड़ती है जरा देखिए। आपने क्या कर दिया, आपने आउटपुट कलेक्ट कर लिया और इनपुट भी है, आउटपुट के अगेन इनपुट क्या होगा, सेट ऑफ होगा, एडजस्ट होगा ना, तब निकलेगी आपकी टैक्स लायबिलिटी। अच्छा मान लो आपका इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो आपको सरकार, तब आपको कुछ नहीं है। लेकिन अगर आउटपुट ज्यादा तो आप गवर्नमेंट को क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। फिर बाद में आप क्लेम करते हैं कि भाई हमारा इनपुट ज्यादा है, फॉल्स डॉक्यूमेंट लगा के, और सरकार से रिफंड लेते हैं। वो है घोटाले। उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो डबल टैक्सेशन का इफेक्ट था, उसको नलीफाई करा। क्योंकि सेट ऑफ आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा समझाने में दिक्कत होती है। बट आई जस्ट टोल्ड यू द बेसिक थिंग, वट एवर वी आर सपोज टू आस्क। इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें आप पास से नहीं है ज्यादा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था आपको कि ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लगाया, और उसने, मैन्युफैक्चरर ने आउटपुट लिया। मैन्युफैक्चरर ने भी तो रॉ मटेरियल खरीदा होगा ना किसी से, इनपुट इनपुट करके लिया होगा, ठीक है। तो उसने अपना सेट ऑफ किया और टैक्स भर दिया। फिर मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा, तो होलसेलर के लिए वो इनपुट हुआ, और होलसेलर ने उसको आगे बेचा तो आउटपुट हुआ। होलसेलर ने अपने इनपुट आउटपुट को एडजस्ट कर लिया। रिटेलर ने क्या किया, खरीदा तो इनपुट, बेचा तो आउटपुट, इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया, अपना टैक्स कम कर लिया। बट फाइनली टैक्स किसको भरना पड़ा, डेस्टिनेशन। हु इज द डेस्टिनेशन, अल्टीमेट कस्टमर, कस्टमर को भरना पड़ा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस में सेट ऑफ करना नहीं है। अच्छा एक और चीज समझिए आप, मैंने पिछली क्लास में जो एंट्री बताई थी ना आपको, कि भाई अगर आपने सामान खरीद लिया और आपने सामान वापस कर दिया, तो आप क्या करते थे, रिवर्स कर देते थे। आपने सामान खरीदा, जैसे मान लिया जाए मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 का, इनपुट CGST डेबिट 900 रुपीज का, इनपुट SGST डेबिट 900 का, और टू कैश बोल दिया मैंने कितने का, 11,800 का। गॉट इट।
5,000 की चीजें वापस कर दी, तो क्या होगा देखिए। मान लो ये मैंने लिख दिया राजेश है, राजेश से सामान खरीदा, 5,000 की चीजें मैंने वापस भेज दी, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? राजेश डेबिट टू परचेजेस रिटर्न, कितने का सामान? 5,000 का। अब ये परचेज रिटर्न अगर हुई है, तो जो इनपुट डेबिट हुआ था, नाउ आई हैव टू क्या, रिवर्स इट। क्या बोल के रिवर्स करना पड़ेगा? टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST, कितना? 450, 450, और राजेश के अकाउंट से कितना? 5,900। इन दिस वे यू विल सेटल द थिंग। इसे रिवर्स कर दिया ना हमने, इसे रिवर्सल कहते हैं। सेट ऑफ मतलब आउटपुट और इनपुट का आपस में सेटलमेंट, एडजस्टमेंट। रिवर्स का मतलब कैंसिल कर रहे हैं हम, जो हमने इनपुट लिया था कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल करने के बाद जाके आप उसे एडजस्ट करते हैं आउटपुट के साथ, वैसा करके। अच्छा, मान लो आपने सामान बेचा, आपने एंट्री कर दी क्या, राजेश डेबिट टू सेल्स, आपने ये एंट्री कर दी कितने की, 10,000 की और 10,000 की, ठीक है, 10,000 नहीं लिख रहा। टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, 9%, 900, 900, क्या वैल्यू होगी? 11,800। अब आपने 5,000 का सामान राजेश ने आपको वापस कर दिया, वट यू विल राइट? सेल्स रिटर्न डेबिट 5,000, यू विल राइट 5,000। आउटपुट CGST डेबिट 450 और आउटपुट SGST डेबिट 450, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, किसका नाम पे लिखेंगे बताइए? राजेश, कितना? 5,900। ये रिवर्सल कहलाता है। रिटर्न करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, रिवर्सल की। मैं सेट ऑफ, मैंने बताया कैसे होता है, सेट ऑफ आपके सिलेबस का पार्ट है, रिवर्सल इज देयर इन योर सिलेबस। और देखिए आगे जरा एक और चीज, ध्यान से देखना जरा। हमने क्या किया, अब एक और एंट्री करके दिखा रहा हूं मैं आपको। मान लो ये परचेज गुड्स थी हमारे पास, ये परचेज गुड्स थी हमारे पास, यही परचेज गुड्स थी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इनमें से गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,000 वर गिवन एज चैरिटी। क्या करूंगा, क्या करेंगे बताइए? गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? चैरिटी डेबिट टू, टू व्हाट? टू परचेजेस। और परचेज क्रेडिट होने का मतलब क्या होगा? GST रिवर्स होगा भाई, क्या होगा? रिवर्स होगा। तो आप क्या लिखेंगे एंट्री? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, 1,000 रुपए का, उस पर इनपुट CGST कितना था? 90, उस पर टू इनपुट SGST कितना था? 90। तो भाई चैरिटी कितने की पड़ गई अब आपको? चैरिटी इतने की पड़ गई ना, चैरिटी GST मिला के, क्योंकि इसके बदले में आप आउटपुट क्रेडिट का सेट ऑफ लेते, अब तो मिलेगा नहीं, सो इट्स ए लॉस टू यू। नाउ व्हाट इज द डेस्टिनेशन? यू आर द डेस्टिनेशन नाउ। बेचते तो आउटपुट मिलता, इनपुट के अगेंस्ट एडजस्ट होता। अब क्या हो रहा है, आप ही ने कंज्यूम कर ली ना। किसने कंज्यूम किया? अगर हम हैं, डीलर हैं, हमने अपना सामान चैरिटी में दे दिया, हु इज द कंज्यूमर हियर इन दिस केस? हम ही तो कंज्यूमर है। इसको भरना पड़ेगा, मुझे ही भरना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज डेस्टिनेशन? मैं हूं डेस्टिनेशन। मेरी दुकान थी, अपनी दुकान का सामान चैरिटी में बेच दिया मैंने, दे दिया चैरिटी में। उस पर जो इनपुट था, उसके बदले में मुझे कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, वो तो रिवर्स करना पड़ेगा। एंड हु हैज टू बेयर दिस कॉस्ट? आई हैव टू बेयर दिस कॉस्ट। इसे रिवर्सल कहते हैं। ऑनलाइन इज इट ओके? मान्या या बाकी लोग जो बताई देती। यस सर। इसी वजह से, अच्छा जैसे मान लो, तो मैं एक और एंट्री बताता हूँ। लॉस बाय फायर रुपीज 2,000 रुपए की, यही चीजें 2,000 रुपए की लॉस बाय फायर में नष्ट हो गई। क्या करूंगा बताइए? देखो, अगर ये विदाउट GST था, तो एंट्री बनती थी लॉस बाय फायर टू परचेजेस 2,000 से। अब GST है, तो क्या होगा? आग के साथ साथ GST का नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। तो क्या एंट्री बनाएंगे आप? लॉस बाय फायर डेबिट, अभी मैं नहीं लिखता यहाँ पर, टू परचेजेस, कितने से? 2,000 से। टू इनपुट CGST कितना हो जाएगा? 99%, 180। और टू इनपुट
SGST कितना हो जाएगा? 180, 2360, 9%। जाओ, अबे जा। 180, 9% बोला मैंने, स्टैंडर्ड रेट है जो 90। अब आपका आग लगने से कितना नुकसान हुआ? 2000। और क्या? हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल को, नहीं नहीं जी आग लग गई हमारे तो, आग लगे या कंज्यूम कर ले, डेस्टिनेशन क्या था? हम थे ना। कौन भुगतेगा इसे? हम ही तो भुगतेंगे इसे। गॉट इट? इज दैट क्लियर? अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। इंश्योरेंस का क्या होगा? इंश्योरेंस का करेंगे आगे, अभी नहीं कर रहे। हाँ, सुनो ध्यान से जरा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो। आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डाल दिया आपने कि हमारा 2360 का लॉस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम देगी आपको? क्या वो जीएसटी का लॉस भी देगी आपको? बोलिए, देगी? नहीं देगी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम बोलते हैं 40% ऑफ द क्लेम। मैं कितना क्लेम डाल रहा हूँ? मैं 2360 का क्लेम डाल रहा हूँ, इसका 20% मिल गया, तो 2360 का 20% लेके चलेंगे ना। अब जीएसटी है नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? तो इन दैट केस जीएसटी इंक्लूड एक्सक्लूड इमटेरियल है। देखो मेरा नुकसान 2360 का हुआ ना, अगर मैं क्लेम 2000 का डाल रहा हूँ तो उसका 20% 40% मिलेगा। और अगर मैं क्लेम 2360 का डाल रहा हूँ, हमारे क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी पेड इंक्लूडिंग जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, नहीं। हम जितने का देखो, अगर कोई क्लेम ना मिलता तो मैं एंट्री क्या बनाता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लॉस बाय फैक्ट 2360 लिखता ना। अगर 50% क्लेम मुझे मिलता तो 2360 का 50% मिलता ना। अब वो इंश्योरेंस कंपनी है कि वो जीएसटी को इंक्लूड करे एक्सक्लूड करे, वो हमारे उतनी डेप्थ में हम लोग नहीं पढ़ाई करते हैं। ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली आपको जीएसटी का क्लेम नहीं देती है, मतलब वो बेनिफिट नहीं देती है, वो आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उस पर आपका वो टैक्स का नुकसान तो आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक। और बहुत डिटेल नहीं जाएंगे इसके बारे में हम। हाँ बोलिए। हाँ। हाँ तो हो तो गया, तो मत करो ना तुम। डॉक्टर ने थोड़ी बोला चैरिटी करो, तुम मत करिए। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रियल लाइफ में क्या होता है वो बहुत अलग चलता है इससे। यहाँ तक ठीक है जी चीजें? आप समझ पा रहे हैं रिवर्स का क्या मतलब हुआ और सेट ऑफ का क्या मतलब हुआ? इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट अगर एडजस्ट होते हैं सेट ऑफ कहते हैं। और अगर आप किसी वजह से आपको जीएसटी को अगर रिवर्स करना पड़ रहा है, वो वजह आपके सामने है, तो आप उसको रिवर्सल बोलते हैं। इज इट ओके विद ऑनलाइन पीपल, दुनिया का बाकी लोग? ठीक है ये चीजें? यस। चलो अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी। तो जब चैरिटी में देते हैं आप, डोनेशन में देते हैं आप, तब आपका इस तरह से होता है। अच्छा एक और चीज देखिए जरा, मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ। सपोज आपने सामान खरीद लिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 का, और इनपुट आईजीएसटी डेबिट मान लो 1800, 18% है। और टू राजेश कितने का कर दिया आपने? 11,800 का। गॉट इट? ऐसा हो गया। इट इज ए इंटरस्टेट परचेज, दिल्ली के थे, नोएडा से खरीद ली, तो आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अब अगर मान लो हमने क्या कर दिया, 5,000 की चीजें वापस कर दी, 5,000 की चीजें वापस कर दी, तो क्या होने वाला बताइए जरा? राजेश अकाउंट डेबिट अभी नहीं लिखता, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट कितने से? 5,000 से। टू इनपुट आईजीएसटी 5,000 का 18 कितना होता है? 900 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 5,900 रुपीज। कैसे बनेगी एंट्री? पहले सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट करते थे, अब सिर्फ आईजीएसटी क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? तो आईजीएसटी कुछ अलग से चीज नहीं है, वो ज्यादा आसान है बल्कि कैलकुलेशन। गॉट इट? नींद आ रही है तुम्हें? मुंह धो के आओ जाओ। इज इट फाइन विद एवरीबॉडी? ठीक है यहाँ तक? चलिए ठीक है। तो मैं आईजीएसटी के क्वेश्चन को अलग से लेके नहीं चल रहा हूँ, जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे उसका उत्तर दिख जाएगा। रिवर्सल ऐसे ही होगा।
इनपुट आईजीएसटी है तो क्रेडिट करके रिवर्सल करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी है तो डेबिट करके उसका रिवर्सल करते हैं। दैट इज वे वी हैव प्रोसीड। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। पेज नंबर 12.6 पे आ जाइए, थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन अब इसका देखते हैं जरा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक में लिखे गए हैं, उनको हम जरा एक बार पढ़ लेते हैं। जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऑफ द गुड्स। मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है, तुम्हारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जीएसटी को चार्ज करने के लिए एलिजिबल हूं। मैं सेलर हूं, मैं सामान बेच रहा हूं, आप कस्टमर हैं, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। भले ही आप होलसेलर हैं, भले ही आप रिटेलर हैं, लेकिन आपके पास नंबर नहीं है। तो क्या होगा, मैं तुम्हें सामान बेच मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें सामान बेच रहा हूँ, सपोज मैंने यस को सामान बेचा, मैं लिखूंगा यस डेबिट टू आउटपुट, और यस डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट करके मैंने एंट्री कर दी। अब यस जो है ना, वो रजिस्टर्ड टेक्स्ट, मतलब उसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं। तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैं तो आउटपुट है, मैं अपने इनपुट से एडजस्ट कर लूंगा। यस अपने इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ये उसका नुकसान होगा। तो जीएसटी का क्रेडिट इनपुट आउटपुट वाला कौन ले सकता है, अगर वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा वही ले सकता है। हम जो इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं ना, उसमें होलसेलर भी जीएसटी नंबर वाला था, रिटेलर भी जीएसटी नंबर वाला था, तब जाके सेटलमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तब रिवर्सल भी नहीं कर सकते हैं फिर, कोई फायदा नहीं उसका आपको। क्या फायदा है, कहीं क्लेम तो कर नहीं पाओगे आप। पहला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ग्रॉस वैल्यू लेस ऑल डिस्काउंट। देखिए, टैक्सेबल कब होती हैं चीजें, हमने पहले ही बताया था, कैलकुलेशन करते समय बताया था ना आपको, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करो, उस वैल्यू पे आप क्या लगाए, टैक्स लगाए, वही बात ही कह रहा है। जीएसटी इज लिवाइड ऑन व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी टैक्स इस पे लगेगा। और आगे बढ़ते हैं। ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, आईजीएसटी इज चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट एट जीएसटी। जनरली क्या होता है, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है तो आईजीएसटी 18% होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी अगर 6% है तो आईजीएसटी क्या होता है, 12% होता है। ऐसा चलता है कहानी। ठीक है। अच्छा, आज से 4 साल 5 साल पहले मैं क्या करता था, यहाँ फ्लो चार्ट बना के सेट ऑफ करना सिखाता था, लेकिन वो थोड़ा कम्बरसम बनता था, नहीं बताऊंगा उसको, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी हम उसके डिस्कशन करेंगे। पहले सिलेबस के कंटेंट को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी पेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विसेज both is input GST and debited to input GST account, input CGST account, input SGST account या input IGST account में डेबिट होगा। ठीक है। आईजीएसटी का हाफ सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। वो मैंने दूसरे तरीके से बोल दिया ना, कि अगर सीजीएसटी एसजीएसटी 99% है तो आईजीएसटी क्या होगा, 18% होगा। और अगर आईजीएसटी 28% है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 14% होगा। अगर आईजीएसटी 9% है तो 4.5 होगा। आईजीएसटी अगर 6% है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 3% होगा। ये समझिए, इक्वेशन बैलेंस करके रखनी होती है ना सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी देखिए ध्यान से समझना। हमने बोला कि जीएसटी पेड बाय परचेजर ऑफ गुड्स, हमने सामान खरीदा और जीएसटी पे कर दिया। ठीक है। सीजीएसटी इनपुट था, एसजीएसटी इनपुट था, वो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट होगा। क्लियर है जी। अच्छा, और क्या होता है, इसको हम अगर उसी सामान को बेच रहे हैं किसी को, तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट क्या होगा, ये एडजस्ट होगा। अच्छा, इसके भी रूल्स हैं कि इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी या एसजीएसटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, या फिर सीजीएसटी इनपुट और इनपुट आईजीएसटी ये एडजस्ट होगा। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, नहीं है सिलेबस में, सिलेबस का डिस्कशन नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मोटा मोटा, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट आई इनपुट सॉरी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आपस में क्या होते हैं, ये सेट ऑफ होते हैं, एडजस्ट होते हैं। ये हमारे पास, हाँ जी, बट आईजीएसटी के टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो
आईजीएसटी के साथ पहली प्रेफरेंस में जाएगा या फिर सीजीएसटी के साथ जाएगा या एसजीएसटी के साथ जाएगा, ये प्रेफरेंसेस बदल चुकी हैं, तो उस पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है, पर मैं उसको लेके नहीं चल रहा क्योंकि सिलेबस का पार्ट अभी वो नहीं है। सेटअप कैसे करना वो नहीं सीखेंगे अभी, बेसिक चीजें सीख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सोचो, हम डीलर हैं, हमने एक मशीनरी खरीद ली, तो जब मैं मशीनरी खरीदूंगा तो क्या एंट्री बना, और उस पर मशीनरी पर जो जीएसटी का रेट है वो 99% है, सीजीएसटी एसजीएसटी, और मशीनरी मैंने नोएडा में खरीदी, तो मेरी एंट्री क्या बनेगी देखिए। या मैं फर्नीचर खरीद, मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 9%, 9,000 का, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 9,000 का, और टू कैश मैंने कितना भर दिया, 1,18,000 का। ठीक है जी। आप जानते हैं फर्नीचर पर, मशीनरी पे, प्लांट लैंड बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन लगता है, लैंड पे नहीं लगता, बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन लगता है ना। और डिप्रिसिएशन किस पे लगता है, बुक वैल्यू पे लगता है। बताइए कौन सी वैल्यू पर डिप्रिसिएशन लगेगा, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। क्या डिप्रिसिएशन 1 लाख पे लगेगा, या डिप्रिसिएशन 1,18,000 पर लगेगा, कितने पे लगेगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, किस पे लगेगा? हाँ, आप कार खरीदते हैं, उस पर आपको क्या देना पड़ता है, ये सब एक्स शोरूम वगैरह सारे प्राइस देने पड़ते हैं। आपकी जो वैल्यू निकल कर आती है, तो फाइनल एक तो एक्स शोरूम प्राइस होता है, एक ऑन रोड प्राइस होता है। ठीक है। एक्स शोरूम प्राइस पर आपका क्या बनता है, पूरा कंपनी के पेपर वगैरह बनते हैं एक्स शोरूम प्राइस पर। बाकी उसके अंदर एडिशनली ऐड कर दिया जाता है रोड टैक्स वगैरह, बाकी सारी चीजें। तो आपकी गाड़ी की जो कीमत आपके पास आती है, मान लो 11,50,000 रुपया, 11,50,000 रुपीज आ गया, आपकी बुक्स में कितने की दिखेगी, 11,50,000 पे दिखेगी, दिखेगी। तो आपकी बेस फॉर अकाउंटिंग क्या बनेगा, 11,50,000 रुपीज बनेगा। तो आपने देखा है, दुकानदार होते हैं, बहुत चालाकी से क्या करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जरा समझना। वो क्या करते हैं, मान लिया मैंने जैसे ये लैपटॉप खरीदा था, तो मुझे बोला उसने कि सर ये लैपटॉप जो पड़ेगा आपको 1,20,000 का पड़ेगा, ठीक है, मुझे ये बोला। अब जरा देखिए, मेरे पास ना अभी वो पर्चा है नहीं, वरना मैं दिखाता आपको। उसने पता क्या करा, इसने बोला 1,20,000, तो होना ये चाहिए था 1,20,000 का मुझे ये पड़ा, प्लस अगर मैं सीजी सीजीएसटी लगाता हूँ इस पर, मान लो 9%, तो कितना बनेगा, 10,800, और प्लस एसजीएसटी लगाता हूँ इस पर 10,800, तो 006, और एक 1,41,600 का पड़ गया, है ना। लेकिन दुकानदार क्या कहता है कि सर 120 में ना जीएसटी इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कैलकुलेशन गलत है। ये जो 120 है, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज व्हाट, 118% ऑफ समथिंग। समझ पा रहे बात को? दुकानदार मुझे कैसे बिल बना के देगा, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है, इट इज नॉट इन कवर्ड इन अवर सिलेबस। 1,20,000 जो है वो है डिवाइडेड बाई 118%। अरे 9%, 9%, और इसमें इंक्लूड है, तो 1,20,000 इज 118% ऑफ समथिंग, तो वो चीज कितनी हो गई, उसने मेरी कीमत क्या लगा दी, 1,01,009, 1,01,694, और उसको 695, ये प्लस सीजीएसटी 9%, जरा देखो कितना बनता है इसका, 1,06,095 का 9%, ये बनता है, रुक जा, 9,152, 9,153, 915, इसको 2 कर दिया, मतलब 0.5 कर दिया। अब जरा वैल्यू बताओ कितनी बन रही है, कैलकुलेट करके बताइए क्या वैल्यू बन रही है, 101,695 प्लस 9,152.5 प्लस 9,152.5, कितना बन रही है वैल्यू, 120 बन रही है।
तो वो बिल ऐसे बना के देते हैं हमें, जिनके बिजनेस होंगे वो समझते होंगे कैलकुलेशन इस तरह से चलती है। नहीं, नहीं चलती ऐसे, ऐसे ही चलता है। आप उसको फाइनल प्राइस बताते हो इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, और जब बिल बनाते हो तो ऐसी कैलकुलेशन करके दिखाते हो। मेरे लिए लैपटॉप कितने का था? 1,20,000 का था। लेकिन दुकानदार ने जो मुझे बिल बना के दिया वो ऐसे बना के दिया। कैसे बना के दिया? कि कॉस्ट रखी कितना, 1,01,000, और उसमें जीएसटी का अमाउंट मिला के 120 का बिल बना दिया। मेरे लिए एक्विजिशन कॉस्ट क्या है? 120 है। लेकिन बेटा समझना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में ध्यान रखना हमेशा से, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बाकी जगह पे नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे लगाएंगे, टैक्स को मिला के वाली वैल्यू पे नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। आगे जाके आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे ना जब, तो वहां पर क्या करेंगे जब हम लोग, देखो एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है आपकी? 120 है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो इस वैल्यू पे लगेगा, वो जीएसटी वाली वैल्यू पे नहीं लगेगा। इसका ध्यान रखना। तो कोई भी मशीन अगर आपने खरीदी है, कोई भी फिक्स टेंजिबल एसेट्स खरीदी है, उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कौन सी वैल्यू पे लगेगा? क्या बोल रहे हो? वो कौन सी पे लगेगा? वो इस वाली वैल्यू पे लगेगा जो ओरिजिनल कॉस्ट है। इंक्लूडिंग जीएसटी वाली वैल्यू डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। तो जब हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो चाहे जीएसटी क्वेश्चन में दे रखी हो, इट विल हार्डली मैटर्स। आपको तो कौन सी वैल्यू पे लेके चलना है? जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसको लेके चलना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट रेफरेंस आगे, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन किया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, जीएसटी इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। In such a case, it is not an input GST, but cost or expense. GST paid is debited to relevant account. मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो जरा, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जहां पर जीएसटी सेट ऑफ अलाउड नहीं है, इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट अलाउड नहीं है। ये कानून ने कुछ लॉ बनाया, हमने तो बनाया नहीं। तो क्योंकि सेट ऑफ सिलेबस में नहीं है, अगर सेट ऑफ सिलेबस में होता तो क्वेश्चन को पहले हमें ढूंढना पड़ता कि क्या ट्रांजेक्शन में अलाउड है या नहीं है। लेकिन थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जहां जीएसटी की सेट ऑफ अलाउड नहीं है? अगर आप रिपेयर ऑफ बिल्डिंग करेंगे, बिल्डिंग के अंदर प्लास्टर झड़ गया, व्हाइट वॉश करा दिया, ये सब करा दिया, इस पर जो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। एज पर लॉ उसे आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। कैसे? मैंने बिल्डिंग बनाई, 3-4 साल बाद मुझे लग रहा है कि भाई हाँ, इस पे मुझे व्हाइट वॉश कराना है, थोड़ा प्लास्टर झड़ रहा है उस पर रिपेयर कराना है, नाली वाली ब्लॉक होगी तो पाइप बदलना है, मुझे मुझे ये सारे खर्चे करने हैं। सरकार कहती है, पर आपने किसी रजिस्टर्ड फर्म से कराया, तो वो तो जीएसटी काट के बिल बनाएगा आपको। उस जीएसटी का इनपुट जो है आपका, आप उसको किसी आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने रिपेयर करवाई वो आपकी डेड कॉस्ट है। और रिपेयर को बेच थोड़े रहे हो आगे, आउटपुट तो जनरेट ही नहीं होगा, तो एडजस्ट किसके अगेंस्ट करेंगे? तो सरकार ने टंटा ही खत्म कर दिया इन पर आप, वरना ढूंढने वाले तो लूप होल वहां भी निकाल लेते। ठीक है, तो रिपेयर टू बिल्डिंग, फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट के बिल, रिफ्रेशमेंट, आप रेस्टोरेंट जाइए, अपनी कंपनी के लोगों को पार्टी करिए, करवाइए किसी रेस्टोरेंट में, बीएलएफ में ले गए, फ्राइडे में आपने वीकेंड बनाया, पार्टी वार्टी करवा दी, तो जीएसटी का बिल आया, उसको आप किसी चीज के अगेंस्ट सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करें? आउटपुट आएगा ही नहीं। कैसे आएगा बताओ? तुम 10,000 का खाना लाके 6,000 का खाना बेचोगे थोड़ा ही? नहीं कर सकते ना, तो नहीं होगा। प्रैक्टिकल चीजें हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया। इन इन केस पे क्या करेंगे आपको, और ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ सकता है। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, एनी टाइम फिटनेस चले जाइए, वर्ल्ड जिम चले, गोल्ड जिम चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वो आपसे जीएसटी लेते हैं। या आपने कोई मेंबरशिप ले ली, या अपने एम्प्लॉयज को मेंबरशिप दिला दी, तो आपने भरा ना उन पे इनपुट, वो सेट ऑफ नहीं होगा कहीं पर। क्यों? क्या वो अपनी जगह 4 और लोगों को मेंबरशिप दिला रहा है? नहीं होता ना, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं जाएगा वहां पर। आपने स्टाफ, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया इंश्योरेंस कंपनी से, इनपुट जीएसटी भरा, सेट ऑफ कैसे कराओगे? वो तो डेड कॉस्ट होगी ना, फर्दर प्रोसेस ही नहीं होगी। गिफ्ट टू स्टाफ, हमने अपने स्टाफ को गिफ्ट दिया ना, बेचा थोड़ा ही है। बेचेंगे तो आउटपुट बनेगा ना। गिफ्ट दे दिया, खत्म प्रोसेस, फाइनल डेस्टिनेशन हो गया, डेस्टिनेशन बेस टैक्स है, कुछ नहीं होने वाला आगे। और आगे बढ़ते हैं। डोनेशन कर ली, बोला ना डोनेशन करी हम लोगों ने, रिवर्सल कर लोगे लेकिन सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ऐसे ही सैंपल दे दिया, गुड्स गिवन है, सैंपल दे दिया, वही है, रिवर्सल होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। परचेज ऑफ व्हीकल,
गाड़ी खरीद ली गाड़ी, गाड़ी खरीद ली, लैपटॉप खरीद लिया, अपने यूज के लिए खरीद लिया, जीएसटी भर दिया, मेरे लिए कॉस्ट हो गई इतनी। इसे सेटअप नहीं कर सकता मैं। क्यों? बेच थोड़ी रहा हूँ आगे, फाइनल डेस्टिनेशन तो मैं ही हूँ। कोई बोल रहा है कुछ? शुभांकर कुछ बोल रहे मेरे हो? क्वेश्चन, और सर अगर वो गॉट द कंपनी के पॉइंट? नाम पे है तो? हाँ, कंपनी के नाम पे है तो कंपनी क्या करती है, फिर उसका फिर उसका हिसाब किताब करती है आगे, वो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। जैसे मान लिया क्या करा, मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ, ठीक है, मतलब मैं सेलर हूँ, और कंपनी भी क्या है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। तो तब आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है सेट ऑफ करने के लिए। अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला कि सर आपको लैपटॉप लेना है तो मुझे बताना। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जितना भी इनपुट भरूंगा वो उसे अपनी कंपनी के पे आउटपुट में क्या कराएगा, उसे एडजस्ट कराएगा। वो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं। ठीक है शुभांकर, थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे उसका। परचेज ऑफ व्हीकल्स हो गया, इन पर क्या होने वाला है, इन पर जीएसटी का सेट ऑफ अलाउड नहीं है। आगे चलेंगे। जीएसटी पेड इंक्लूड, जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स। अब रिवर्सल कब कब पॉसिबल है? रिवर्स का मतलब समझे थे ना अभी आप? कब कब रिवर्सल पॉसिबल है? भाई आउटपुट को कब आप डेबिट करेंगे, इनपुट को कब आप क्रेडिट करेंगे, रिवर्स का मतलब वो हुआ। परचेज रिटर्न, इनपुट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इस पर अच्छा एक और चीज समझिएगा। जैसे आपने सामान खरीदा और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ना। तो जब डिस्काउंट मिलेगा, वहां भी जीएसटी का क्या हो जाएगा, रिवर्सल हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, देखिए जरा, ध्यान से देखना जरा। देखिए एग्जांपल ऐसे, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजेश रुपीज 10,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। ऐसे है, हमने एंट्री कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 से, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 900 रुपये से, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 900 रुपये से, और टू राजेश 11,800 रुपीज से। करेक्ट हो गया मामला? ठीक है जी, ऐसा कर लिया। अब हम लिख रहे हैं पेड रुपीज 9,000 इन फुल सेटलमेंट टू राजेश। फुल सेटलमेंट में राजेश को पेमेंट कर रहे हैं कितने की, 9,000। जरा समझिए क्या एंट्री हो जाएगी। राजेश डेबिट कितने से करेंगे, छोड़ दीजिए, टू कैश अकाउंट कितना से करेंगे, 9,000। ठीक है, और डिस्काउंट कितने का आ गया बीच में, डिस्काउंट क्या आया, रिसीव आया ना, आया नहीं आया? क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का। हाँ हाँ, 10,000 का सामान था ना, अगर मैं बोलूँ तो ऐसे, अगर मैं 10,000 बोलूँ तो। रूटीन एंट्री विदाउट जीएसटी बोलूँ तो क्या होगा, राजेश डेबिट 10,000 से, टू कैश कितने से, 9,000 से, और डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से हो गया, 1,000 से। लेकिन ये सिनारियो आपका जीएसटी वाले में नहीं रहेगा। राजेश को कितना पैसा देना था आपने, 1180। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 11800 लिखेंगे। राजेश को एक्चुअल पेमेंट कितने की जा रही है, कैश 9,000 की जा रही है, डिस्काउंट कितने का लग रहा है, अब डिफरेंस कितने का रह गया, कितने का डिस्काउंट है, ओरिजिनल वैल्यू पे कितने का डिस्काउंट है, 1,000 का ही तो। लेकिन ऊपर नीचे में कितने का डिफरेंस रह गया, है ना? क्या लिखेंगे उसको यहाँ पर, टू क्या, इनपुट, और टू क्या, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितने का डिफरेंस होगा बताइए, वो कितने का डिफरेंस है, बताइए डिफरेंस कितने का है ऊपर नीचे में। अरे आपको 11,800 देने थे ना उसको, आप उसे 9,000 देके छुट्टी पा रहे हो। डिस्काउंट कितने का हुआ, 1,000 का। कितने का डिस्काउंट, 900।
ये जो डिस्काउंट है ये कितने का है? अगर ये जीएसटी के बिना क्वेश्चन होता तो क्या होता? हम ऊपर 10 लिखते, नीचे 9 लिखते, नीचे 1000 लिखते, यही तो लिखते ना। लेकिन अब जीएसटी के साथ क्वेश्चन है, हाउ मच वी हैव टू पे टू राजेश? 11,800। कैश कितना दिया हमने उसको? 9,000 दिया ना। कहाँ लिखा? 9,000 दिया फुल सेटलमेंट में। बाकी बच की वैल्यू क्या? सुनो, अब अगर मैं हटाऊं इसको यहाँ से, बताइए अब टोटल कितना बनता है? 2,800। 2,800 में से 1,800 क्या था? ठीक है, जीएसटी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या पूरा का पूरा 1,800 का जीएसटी कैंसिल करेंगे? बोलिए। या 1,000 पे जीएसटी कैंसिल करेंगे? क्या करेंगे बताइए, ऑनलाइन में बोलिए क्या करेंगे, बोलिए। 1,000 पे करेंगे या 1,000 पे करेंगे? ठीक है, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, अभी पता चलता है। बोलिए। बताइए, डिस्काउंट की जब कंडीशन आएगी तो कितने पे हमें जीएसटी सेटल करना पड़ेगा? दोबारा देखते हैं। पहली कंडीशन हमने बोली, अगर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ आफ्टर द परचेज डेट बिकॉज जीएसटी इज लेवाइज ऑन टैक्सेबल वैल्यू। देखिए जरा समझना, हमने बोला जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहले जरा हम कानून को पढ़ते फिर हम इसकी तरफ आएंगे। जीएसटी पेड एंड क्लेम्ड एज इनपुट इज रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस हमने बताया कि परचेज रिटर्न है। आपको मालूम है परचेज रिटर्न का जितना अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं उतने पे आपको क्या मिलने वाला है? जीएसटी का हिसाब मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाली जो बात आ रही है, ठीक है। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर द परचेज डेट, हमने जब परचेज किया था तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह सब मिला के कर लिया होगा। परचेज करने के बाद फिर से डिस्काउंट वाली बात अगर आ जाती है तो डिस्काउंट हम कौन सी वैल्यू पे दे रहे हैं? परचेज प्राइस पे दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया, रुक जाइए। मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन आया क्या कि डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजेश ऑन पेमेंट डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,000 फ्रॉम राजेश, ऐसा करके हमने लिखा है। छोड़ दीजिए बड़ा वाला एंट्री में, वो थोड़ा दिक्कत आएगी करने में। आपको राजेश से डिस्काउंट रिसीव मिल गया तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए? डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री बनेगी? सीधी सी बात है। बाकी छोड़िए, 1,000 रुपए की बात बताइए, डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री बनती है? डिस्काउंट रिसीव शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, क्या बनना चाहिए बोलिए? हाँ, क्रेडिटेड। तो क्या एंट्री बनती है? टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से? 1,000 से। डेबिट में कौन जाएगा? राजेश का अकाउंट आएगा कितने से? अभी नहीं लिख रहे हम, ठीक है। और क्योंकि डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपए का है तो उसको बोला ना, ये जो डिस्काउंट रिसीव वाला अमाउंट है इस पर क्या होने वाला है? रिवर्सल होने वाला है इनपुट का। रेट वही 9%। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर अब आगे? इनपुट सीजीएसटी कितना लिखूंगा? 90। और टू इनपुट एसजीएसटी कितना लिखूंगा? 90। 1 1 कितना बनेगा? 80। ऐसे एंट्री बनेगी। इस तरह का रिवर्सल की बात करना। 9%। 9%। जितना कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है उस वैल्यू पर जीएसटी का सेटलमेंट होगा। ठीक है, बोलिए। बड़े क्वेश्चन को मैं अलग से करके दिखाऊंगा क्योंकि मैं भी उस लेवल तक लेके नहीं गया आप लोगों को, तो मैं उस क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा था, वो बन नहीं रहा, इससे गड़बड़ हो जाएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डिस्काउंट रिसीट 1,000 रुपीज का, किसे? राजेश से। तो डिस्काउंट रिसीट का मतलब है कि राजेश नाम का क्रेडिटर कम होगा अब, और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो जाएगी एक तरह की। लेकिन हुआ क्या था, ये ओरिजिनल ट्रांजेक्शन तो जीएसटी बेस्ड थी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस तरह के डिस्काउंट मिलते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं हम? जीएसटी का रिवर्सल निकाल सकते हैं। ये है कहने का मतलब उसका, पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये था। ठीक है, फुल फ्लेश क्वेश्चन में मुझे लगता नहीं आपके टीचर देंगे, बट ऐसे क्वेश्चन की मैं एक प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद, क्योंकि हमें और मेच्योरिटी अभी चाहिए। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ड्रॉइंग्स बाय प्रोप्राइटर बिकॉज ऑफ गुड्स आर नॉट सोल्ड एंड कंज्यूम्ड। डेस्टिनेशन हो गया। गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज 5,000, जिसपे 9% हमने क्या भर रखा था? इनपुट था। तो ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट और फाइनल वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन किया था पहले। और आगे चलते हैं। गुड्स लॉस या डिस्ट्रॉयड या स्टोलन
फायर वायर ये हमने कर लिया अभी। गुड्स बिकमिंग नॉट सेलेबल, मतलब बेकार होगी गुड्स, मतलब पड़े पड़े खराब होगी हमारी, ठीक है। तो लॉस डेबिट टू परचेज टू इनपुट इनपुट, तो डेबिट लॉस आपका विद जीएसटी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गिवन एज सैंपल, इन सब पे क्या होगा, रिवर्सल होता है। देखो, हमें परचेज रिटर्न का मालूम था, हमें ड्राइंग्स का मालूम था, लॉस डिस्ट्रॉयड का मालूम था, और डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग स्टाफ था ये भी मालूम, डोनेशन भी ठीक है, सैंपल भी ठीक है। डिस्काउंट वाला थोड़ा गड़बड़ था, उसको हमने डिस्कशन कर लिया। बाकी सब रूटीन है, क्वाइट ऑब्वियस है। ये थोड़ा ऑब्वियस नहीं होता, इसलिए हमने इसका अलग से एंट्री बना के देख लिया। तो आपको ये पता चल गया कि जीएसटी कहाँ कहाँ सेट ऑफ नहीं हो सकता, इनपुट आउटपुट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, पर आपको ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने जो एंट्रीज करी थी वो रिवर्सल पर बेस्ड थी। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्टेड कब, जब आप सामान बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और अगर आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस जीएसटी को आप गवर्नमेंट को वापस करें, लेकिन अपने इनपुट को एडजस्ट करने के बाद। इसीलिए बोला जाता है इनपुट क्रेडिट। आपने आउटपुट, जैसे मान लो आपने आउटपुट सीजीएसटी लिया 10,000 रुपए का, आउटपुट एसजीएसटी लिया 10,000 रुपीज का, टोटल आउटपुट लाइबिलिटी आपके ऊपर 20,000 की है। पहले आप देखिए कि हमारा इनपुट कितना है भाई, अपना इनपुट माइनस करने के बाद अगर आउटपुट इज मोर देन इनपुट देन यू विल गिव टू द गवर्नमेंट। लेकिन अगर इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम है, कुछ करना ही नहीं है आपने, इट्स अ लॉस टू यू। आप गवर्नमेंट को टैक्स कब भरेंगे, जब आउटपुट इज मोर देन इनपुट। व्हेन इनपुट इज मोर देन आउटपुट, कुछ नहीं करना आपने, यू हैव टू बियर दैट वन। तो पॉइंट नंबर 9 पे सेल्स रिटर्न के केस में क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिवर्सल की बात कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न होगा तो क्या करेंगे उसको, रिवर्सल। और साथ साथ डिस्काउंट रिसीव्ड में अगर रिवर्सल हो रहा है तो डिस्काउंट अलाउड में भी रिवर्सल होगा। एग्री करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड में अगर रिवर्सल हुआ तो डिस्काउंट अलाउड में भी रिवर्सल होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा एक चीज समझना, याद है जब हम जीएसटी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाली बात करते थे, वहां नहीं कर रहे थे अभी रिवर्सल वाली बात, वो ओरिजिनल एंट्रियां थी, वो नहीं। खरीदने की डेट के बाद जब हम पेमेंट की बात करते हैं तब की बात हो रही है। कहीं आप लोग सोचे कि सर आपने तो क्वेश्चन क्या कराया था, ट्रेड डिस्काउंट, फिर वैल्यू, फिर कैश डिस्काउंट, फिर जीएसटी, वहां रिवर्सल क्यों नहीं करा। अरे वहां तो जीएसटी जन्म ले रहा है भाई, पैदा होने से पहले उसकी मुंडी मरोड़ दें क्या, वहां नहीं होगा। उसने क्या बोला, परचेज होने के बाद पेमेंट करते समय डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड हो, वहां रिवर्सल होगा। खरीदते समय बेचते समय जो डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड है, वहां रिवर्सल नहीं है, वो तो रूटीन चलना है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कैश डिस्काउंट माइनस किया, अमाउंट आया, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, या आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, वहां रिवर्सल नहीं है। वहां तो जीएसटी जन्म ले रहा है ना। फिर टाइम बीत गया, परचेज की पेमेंट कर रहे हो, तब डिस्काउंट मिल रहा है, वहां जीएसटी रिवर्स होगा। डेटर से पैसा कलेक्ट कर रहे हो, पेमेंट रिसीव कर रहे हो उससे, तब डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, वहां जीएसटी का रिवर्सल होगा। ओरिजिनल एंट्री में रिवर्सल नहीं होगा। कहीं आप ओरिजिनल एंट्री में रिवर्सल ढूंढने लग जाए, वहां नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप इनपुट भरोगे नहीं, आउटपुट कलेक्ट नहीं करोगे, तो रिवर्सल कहां से होगा भाई। और आगे चलते हैं। जीएसटी नॉट लेवाइड, या जीएसटी एग्जम्प्ट है किस चीज पर। और देखो सरकार ने कितनी चालाकी से खेला है, क्या खेला है देखिए जरा, सैलरीज एंड वेजेस पर। गवर्नमेंट सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, अगर सैलरी और वेजेस पर टैक्स काटने लग जाए तो फिर तो हंगामा मचेगा। तो क्योंकि सरकार ने अपने लिए फ्री करा, तो जनता के लिए भी फ्री कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल सर्विसेज, ये तो वैसे भी क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, छोड़ दिया। इलेक्ट्रिसिटी वाटर कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट, का जीएसटी हटा दिया। हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज सिर्फ कंसल्टिंग, कंसल्टेशन, वो जो हेल्थ टेस्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो नहीं। एमआरआई कराने जाइए जीएसटी लगेगा उस पर, लैब में ब्लड टेस्ट कराइए जीएसटी लगेगा उस पर। हाँ, कंसल्टिंग डॉक्टर की जो फीस होती है उस पर नहीं लगता जीएसटी। आप कैलाश जाइए, किसी डॉक्टर को दिखाइए, 1,200 रुपीज ले रहा है मान से 800, तो 1,200 इस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन वो डॉक्टर अगर को आपको एक्सरे प्रेस्क्राइब करता है, ब्लड टेस्ट प्रेस्क्राइब करता है, वो करता है, उन पर जीएसटी लगता है। इंटरेस्ट,
है ना, इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगाते हैं लोग, किसी भी तरह का इंटरेस्ट। और सरकार को अगर आप कोई सप्लाई करते हो, सरकार कहती है भैया जीएसटी नहीं, हमसे नहीं, हमारे साथ कोई जीएसटी नहीं, सप्लाई टू गवर्नमेंट। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जैसे मान लिया मैं बताता हूँ, टाटा, नहीं टाटा नहीं है, मैं बोलता हूँ भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एक कंपनी है जो आर्मर्ड व्हीकल बनाती है इंडियन आर्मी के लिए। अगर आप आर्मर्ड व्हीकल खरीदेंगे बाहर से कहीं पर, तो जीएसटी वीएसटी सब लगेगा, कस्टम वस्टम सब लगेगा। लेकिन क्योंकि इंडियन आर्मी को आर्मर्ड व्हीकल बना के जा रहे हैं, तो जीएसटी से मुक्त है वो। सरकार ने बहुत स्मार्टली वो जो सारे आइटम आर्म्स एंड आमुनेशन में रखते हैं, उनके रेट या तो बहुत नेग्लिजिबल कर रखे हैं, एग्जाम कर रखा है। हमें जीएसटी की लिस्ट पढ़नी पड़ेगी ना पूरी, वो कम से कम 15 पेजों की लिस्ट है वो, और बहुत डिटेल है। तो सरकार ने ये सब बनाते समय अपना बेनिफिट ध्यान रखा ना, कि सामने वाले को एग्जाम्पशन करना पड़ेगा, तो उसको भी तो फायदा मिलना चाहिए। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो जो आइटम आते हैं, उनको जीएसटी फ्री कर दिया। तो उससे क्या होगा, उसके खरीदते समय कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, और बेचते समय भी उसको जीएसटी नहीं होगा, बच गया वो तो। ऐसा है, थोड़ा बहुत जो मार्जिन होता है वो प्रॉफिट में से कवर कर लेते हैं वो लोग। आगे बढ़ें जरा। सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, है ना, सरकार दूसरों को क्या करती है, ऑबलाइज करती है, वहां भी नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय स्टाफ, एक जगह से आने जाने के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगती है, ठीक है। रिवर्स चार्जेस देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखिए जरा। रिवर्स चार्जेस मीन जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर, बट इट्स पेड बाय द परचेजर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, or both in government account. It is claimed by the purchaser as input. Input GST. Goods and services are subject to GST under reverse charges. देखिए, purchase of goods and services from unregistered taxpayer. अगर आपने अनरजिस्टर्ड टैक्सपेयर से सामान खरीद लिया, तो काहे का रिवर्सल, वहां तो टैक्स बनेगा ही नहीं। भाई मैं एक अनरजिस्टर्ड टैक्सपेयर हूं, मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, तो मैं जीएसटी लगाऊंगा ही नहीं। मैं जीएसटी लगाऊंगा नहीं तो आप क्लेम कहां से करेंगे, समझ रहे, रिवर्सल होगा ही नहीं वहां पर। जैसे यहाँ सेक्टर 31 की तरफ एक है शिवानी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल सामान बेचता है। मैंने उससे एग्जॉस्ट फैन लिए, मैंने कहा कि मैं तुझे ना पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ। कह रहा सर ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे तो जीएसटी लगेगा, कैश दोगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, ठीक है। तो मेरे पास उस समय कैश था, तो मैंने क्या किया, कैश में एग्जॉस्ट फैन खरीद लिए। क्या उसने आउटपुट सीजीएसटी लगाया, नहीं लगाया ना। क्या मैंने इनपुट सीजीएसटी लगाया, मैं तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, मेरा तो क्लेम ही नहीं बनता। और उसने कैश में ले लिया, उसने भी नहीं लगाया। आइडियली उसे लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया, बच गया, एग्जाम्पशन हो गई। उसे डिक्लेयर नहीं करा, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स, वकील को हम फीस भर रहे हैं, ठीक है जी, मैं भर रहा हूँ ना फीस। मैं कोई रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ, नहीं हूँ। वकील क्या करेगा, रिवर्सल लेगा उसका क्या, वकील अब नहीं लेगा, क्योंकि उसने, मैंने देखो, समझना बात को, मैं वकील की सर्विसेज ले रहा हूँ, वकील की तो इनकम हो रही है, वकील को तो पैसा मिल रहा है। वकील पैसा मिलेगा तो वकील क्या करेगा, उस पर जीएसटी चार्ज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर तो हुई नहीं। उसने मुझसे फीस ली, उसने जीएसटी वाला कंपोनेंट रखा ही नहीं, वहां रिवर्सल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। पेमेंट ऑफ फी आउटसाइड इंडिया, हम अपने देश के जीएसटी को जर्मनी, फ्रांस, यूएस और ब्रिटेन में कैसे लगा सकते हैं, वहां रिवर्सल की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या पता कि यूके में जीएसटी सिस्टम ही ना चल रहा हो, और अगर चल रहा हो तो उसके रेट हमारे रेट से अलग हो, तो प्रॉब्लम अराइज होगी, वहां होगा ही नहीं। और पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट जो होते हैं ना, जैसे मान लिया कोई लिटरेचर है, उसको यूज कर रहे हो, उसकी आप फीस वगैरह भर रहे हो, उस पर भी रिवर्सल वगैरह के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो लॉयर वगैरह की फीस जो थी, या जो डिस्काउंट बड़ी एंट्री में आता है, ये मैं फिर आपको अगली क्लास में। अरे देखो, पेमेंट ऑफ यूज फॉर, तुमने कॉपीराइट यूज करना है, तुमने किसी ऑथर से उसकी किताब का पब्लिशिंग का राइट ले लिया 5 साल के लिए, और उसे रॉयल्टी दे दी, ठीक है। तो जो ऑथर है वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थोड़ा ही है, कहाँ का रिवर्सल,
दोनों पार्टी में अगर दोनों रजिस्टर्ड हैं तो रिवर्सल सेट ऑफ व्हाट ऑफ सब चलता है। एक पार्टी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्रोसेस हिल जाता है वहां से और पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जो मैंने अभी आज डिस्कशन करे थे ना, आप ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आती हैं चीजें, कहाँ रिवर्सल है, कहाँ रिवर्सल नहीं है, कहाँ सेट ऑफ है, कहाँ सेट ऑफ नहीं है। और ये शायद आपके स्कूल में भी बताया गया होगा, बताया गया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। बंद बंद। चलिए, सो विल वाइंड अप टुडे। ठीक है मान्य, बाकी लोगों, हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं यहाँ पर, और बाकी के Yes. क्वेश्चंस को हम फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और थोड़ा और थ्योरेटिकल डिस्कशन के साथ। ठीक है, चलिए, बाय बाय।